यहाँ देखेंगे अपवर्तन में ही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में मतलब यह है कि जैसे एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम यह कांच का एक टुकड़ा ऐसे लेना। यदि प्रकाश की किरण ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तो ओएम आपका आपतित किरण, एम भी आपका अपवर्तित किरण, और फिर बी से आगे जो किरण बढ़ती है तो यह निर्गत किरण हो जाती है। यहाँ यह देखते हैं कि यदि हम इस निर्गत किरण पर यहाँ एक समतल दर्पण रख दें तो यह इस किरण को क्या करेगा, यहाँ से ऐसे वापस कर देगा, परावर्तित कर देगा। और परावर्तित का जब कर देगा तो इधर से यह किरण ऐसे होते हुए आएगी और फिर यह यहाँ से ऐसे होते हुए यह इस तरह से। तो जो यह आपतित किरण थी और यह अपवर्तित किरण थी, तो जब प्रकाश की किरण इस कांच से होकर के आएगी तो यह आपतित किरण हो जाएगी, जब इधर से होकर के आएगी लौट करके, और यह आपका जो है अपवर्तित किरण हो जाएगी। मतलब यह हुआ कि जो आपतित किरण थी यह उधर से आने पर यह अपवर्तित किरण और यह आपतित किरण हो जाएगी। इस क्रिया को ही हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं कि एक तरफ से यदि प्रकाश की किरण का एक भाग आपतित दूसरा अपवर्तित होता है तो यदि दूसरा हम दूसरे सिरे से लें या किरण को यदि दूसरे उसी भाग से भेज दें उसी पथ से, तो यह देखेंगे कि यह आपतित किरण और यह आपकी परावर्तित किरण। ऐसे कंडीशन में पहले कंडीशन लें एक कि जब यह जो है आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण है, तो आप यह देखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसे हम लिखेंगे ए एन जी, शॉर्ट में ऐसे ए एन जी लिखते हैं। यह जो अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आएगा तो हम जानते हैं साइन आई बटा साइन आर यह होता है। यह हो जाएगा आपका साइन आई बटा साइन आर। परंतु आप यह देखें कि जब किरण उत्क्रमणीय होगी, मतलब जब रिवर्स होगी इधर से, तो जब यह आर क्या होगा कि जब हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे तो यह क्या होगा कि एक तरह से यह आपतित कोण हो जाएगा और यह अपवर्तित कोण हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई। अब देखा यह फर्स्ट और यह सेकेंड, यदि यह ऐसे यह दो समीकरण ऐसे बनते हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ से देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यदि हम इस तरह से करें कि
ANG गुणे GNA। तो यह आप ये दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो यह देखेंगे साइन I बटा साइन R गुणे साइन R बटा साइन I, और यह जो है यह एक दूसरे से यह कैंसिल हो जाएगा, साइन R से यह कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह इक्वल टू हो जाएगा 1। इससे यह होगा कि ANG गुणे GNA यह बराबर 1 के हो जाएगा। या हम यह कहें कि ANG बराबर 1/GNA। मतलब यह हुआ कि यदि हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यह बराबर होता है 1 मतलब उसका रिवर्स हो जाता है 1 पहले माध्यम दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात मतलब ANG बराबर हो जाएगा 1/GNA। यह आपका एक सूत्र मिल जाता है। इसके द्वारा अपवर्तनांक कहीं भी जो है आप उसको रिवर्स एक तरह से कर सकते हैं, या इसका जो है व्युत्क्रमानुपात के अनुसार जो है इसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि ऐसे 3 माध्यम हों, एक माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम जल हो और तीसरा माध्यम कांच हो, ऐसे 3 माध्यमों में यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही हो तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक जो है आपका हो जाता है ANW गुणे WNG गुणे GNA इक्वल टू 1। मतलब यह होगा कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक और इसके सापेक्ष y का अपवर्तनांक। ये देखेंगे 3 माध्यम होने से तो हम कहेंगे कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, इन तीनों अपवर्तनांक का गुणांक जो है यह 1 के बराबर होता है। क्योंकि इसके पहले जो उत्क्रमणिका में आप पढ़े हैं कि सिर्फ 2 माध्यम थे तो उसमें क्या था, दोनों माध्यम का गुणनफल बराबर 1 था। यदि ऐसे 3 माध्यम हों और तीनों माध्यम क्रम से हों तो इस प्रकार ANW गुणे WNG गुणे GNA इक्वल टू 1 के बराबर होता है। या इससे अगर हम इस सूत्र के द्वारा यह करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बीच वाले का यह निकालना कि जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो यह हो जाएगा आपका WENG बराबर 1/ANW इंटू GNA। या ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, या इसे हम जो है यह भी लिख सकते हैं कि GNA को हम 1/GNA को हम ANG लिख सकते हैं। तो यदि इसको हम ऊपर ले जाएं तो यह हो जाएगा ANG बटा ANW। मतलब कि y के साथ अगर मान लीजिए हमको जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है तो हम y के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, यह दोनों इस तरह से सूत्र से हम यह निकाल सकते हैं। यह तरीका है। मान लीजिए अगर 3 ऐसे माध्यम हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो इसका हम अपवर्तनांक इस सूत्र से या इस सूत्र से मान रख करके उसको हम निकाल सकते हैं।
इसके अतिरिक्त इन दोनों सूत्रों को हम इस तरीके से, जैसे ANG और हमने GNA बताया, तो हम इस चाहें तो एक इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हम पहला माध्यम 1 ऐसे रखें तो 1N2 गुणे 2N1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या 1N2 इक्वल टू 1/2N1 भी लिख सकते हैं। मतलब पहला माध्यम दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम पहला माध्यम, ऐसे दोनों का यदि गुणनफल अपवर्तनांक का हो तो यह बराबर 1 हो जाएगा, या हम यह कहें 1N2 बराबर 1/2N1, यह रिवर्स होता है। ऐसे ही जो दूसरा वाला बताएं 3 माध्यमों के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1N2 गुणे 2N गुणे 3N1 इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह तरीका जो है आप इस तरह से निकालना चाहें तो यह निकाल सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2N3 इक्वल टू 1/1N2 गुणे 3N1, या इक्वल टू, इसको हम रिवर्स कर दें तो यह हो जाएगा 1/, इसको हम ऊपर ले जाएं तो यह हो जाएगा आपका 1N3/1N। यह फार्मूला जो है, अगर जो हम 1 2 3 माध्यम लें, किसी का यह अलग अलग न लें, तो यह फार्मूला जो है आपका यह दो इस टाइप से, एक पहला यह 2 माध्यम के लिए हो जाएगा और यह 3 माध्यम के लिए हो जाएगा। इस तरह से इस फार्मूले का हम उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आगे इसमें क्रांतिक कोण क्या होता है। जब ऐसे 2 माध्यम हो, एक विरल हो और दूसरा सघन हो, और सघन माध्यम से जब कोई किरण ऐसे सघन माध्यम से कोई किरण निकल कर के विरल माध्यम में जाती है, तो हम जानते हैं कि यह किरण जब सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से ऐसे दूर हट जाती है। तो आप ये देखेंगे कि मान लीजिए कि यह OM आपतित किरण था, यह अपवर्तित किरण हो जाए, तो यह देखते हैं कि यह कोण I हुआ और यह कोण R हुआ। यदि हम कोण I का मान जो है, इसका मान हम बढ़ाते जाएं तो देखेंगे कि अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ता आ जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हम इस कोण I का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तित कोण इस माध्यम के सतह से, या यह कहा जाए कि यह 90 डिग्री इसका जो है अपवर्तित कोण हो जाएगा। तो यदि जिस आपतित कोण का अपवर्तित कोण यहाँ से बढ़कर के यह ऐसे 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जिस आपतित कोण का अपवर्तित कोण 90 अंश हो जाए उसको हम इसका क्रांतिक कोण कहते हैं। यह क्रांतिक कोण की परिभाषा है, और इसमें ऐसे ही होता है कि इसमें जैसे यह लिए तो अब ऐसे जो है हम इसका मान जैसे ही I का यह मान ऐसे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो यह 90 डिग्री यदि हो गया तो यह आपका इस कोण को, यह कोण I और यह कोण R हुआ, तो इसमें आप देखेंगे कि इसको हम कहेंगे कि इस कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। मतलब जिस आपतित कोण का अपवर्तित कोण 90 अंश हो जाए उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यहीं पर एक आप इसके बारे में भी जान लें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कभी कभी पूछा जाता है। पूर्ण
आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो है, आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसमें यह सघन था, यह विरल था, इसमें देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी यही बात है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ऐसा होता है कि आपतित कोण का ऐसे मान हम जो है ऐसे आपतित कोण का मान बढ़ाते जाएं तो होता क्या है कि अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री होगा तो क्रांतिक कोण होगा, और जब यह 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए, अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो वह उसी माध्यम में ऐसे लौट आती है, और जब यह लौट आएगी तो यह परावर्तित हो जाएगी। एक तरह से कहा जाए कि इस माध्यम के सतह से पूर्ण परावर्तन हो जाता है, और इस घटना को हम पूर्ण परावर्तन कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि यदि कोई किरण सघन से विरल में जाए और इसका मान आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए या तो वह किरण उसी माध्यम में वापस चली आती है, और इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और यह आपका I और यह आपका R ऐसे हो जाता है। क्रांतिक कोण में आपको एक चीज़ बता दें कि यदि मान लीजिए कि यह विरल माध्यम वायु हो और सघन माध्यम कांच हो, या यह माध्यम 1 हो और यह माध्यम 2 हो, तो इसमें एक सूत्र होता है अपवर्तनांक के लिए कि 1n2 यह बराबर होता है 1/sin c। sin c का मतलब कि यह जो है आपका क्रांतिक कोण का मान है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ANG = 1/sin c। यह सूत्र होता है क्रिटिकल एंगल के लिए ऐसे आता है। तो यदि इसकी आवश्यकता मान लीजिए कहीं पड़ती है, ऐसा प्रश्न आता है इसके साथ अपवर्तनांक के साथ क्रांतिक कोण से संबंधित, तो इसे आप जो है इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, जहाँ c जो है यह क्रांतिक कोण का मान होता है। यह इसमें छूट गया था तो इसको हमने आपको बता दिया। इसमें देखेंगे कि कुछ इसके व्यवहारिक उदाहरण आते हैं अपवर्तन के, जैसे कि यदि ऐसे पानी में कोई हम पेंसिल ऐसे डाल देते हैं तो यह पेंसिल जो है मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है आप देखें, जैसे मान लीजिए यह कोई पेंसिल है, पेंसिल का यह भाग जो है इतना पानी में डूबा हुआ है, तो इस भाग से हम इस भाग का प्रतिबिंब ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई किरण हम लेते हैं तो यह किरण, यह माध्यम होगा आपका सघन, और यह है वायु और यह है जल, तो यह माध्यम सघन होगा, यह माध्यम विरल होगा। तो अब जानते हैं कि जब कोई किरण जो है सघन से विरल में जाती है तो यह विलंब से दूर हटेगी, तो यह आपका अपवर्तित किरण होगा। और यदि हम कोई किरण ऐसे अभिलंबवत ले लें तो वह किरण उसी दिशा में वापस हो जाएगी, वह उसी दिशा में क्या होगी, अब यह इसमें परावर्तन का नियम नहीं होगा, अपवर्तन का नियम होगा। तो इसमें क्या होगी कि यह किरण ऐसे सीधे चली जाएगी, जो किरण अभिलंबवत जो है इसमें टकराती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह सीधे चली जाती है इसमें। तो अब यह किरण सीधे चली गई और यह किरण यहाँ अपवर्तित हुई। अब दोनों किरणों को यदि हम ऐसे मिलाते हैं
इस तरह से पीछे की तरफ, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अर्थात यह जो है यह कलम आपको ऐसे दिखाई देगी। तो यह कलम क्या होगी, ऐसे तिरछी दिखाई, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा और यह कलम यहाँ पर आपको तिरछी दिखाई देगी। इस तरह से जो है प्रतिबिंब बनता है और इसी के कारण जो है अपवर्तन के कारण जो प्रतिबिंब ऐसे ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण है इसमें कि यदि मान लीजिए कि जल में यदि हम यहाँ पर कोई सिक्का डाल देते हैं तो वह उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जो है अगर हम यहाँ सिक्का रख दें तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसी कारण जो है यह जो है प्रतिबिंब आपका ऊपर दिखाई देता है उभरा हुआ। दूसरा इसी प्रकार का कारण आता है आपका इसमें कि आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज या तारे बहुत ऊपर दिखाई देते हैं। तो आप जानते हैं कि आकाश में जो है ऊपर आपका विरल माध्यम होता है और नीचे होता है सघन माध्यम। तो आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखते हैं, इसलिए उसकी ऊंचाई जो है उसका प्रतिबिंब जो दिखाई देता है वह बहुत ऊंचे दिखाई देता है। इसका एक और आता है इसमें कि इसमें देखा एक घटना और होती है कि सूर्योदय जो है, जैसे जब सूर्योदय सुबह या शाम को होता है तो वह क्षितिज के नीचे चला जाता है सूर्य, तो भी हमें दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता जाता है तथा प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो है सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का जो है प्रतिबिंब हमको ऊपर की तरफ बन करके दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए और यह घटना अधिकतम जो है 2 मिनट तक होती है, उससे अधिक यह घटना नहीं होती है।